सही कह रही हो। कल रात मैंने खूब फायदा उठाया और आगे भी उठाता रहूंगा। अगर चाहती हो कि मैं ऐसा ना करूं, तो शाम होने से पहले अपना बैग पैक करके अपने मम्मी पापा के घर चली जाना। ये कहते हुए कबीर वॉशरूम में चला जाता है और फिर जल्दी से रेडी होकर कोर्ट के लिए निकल जाता है। नीना जी उसे रोकते हुए कहती हैं, बेटा पहले ब्रेकफास्ट तो कर लो, फिर कोर्ट चले जाना। लेकिन कबीर इतने गुस्से में था कि वो नीना जी को इशारे से ही ब्रेकफास्ट करने के लिए मना कर देता है। वो गाड़ी में आकर बैठता है और कहता है, आराध्या मुखर्जी, तुम मेरे प्यार के लायक ही नहीं हो। रात मेरा ही दिमाग खराब हो गया था, जो मैं तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर बैठा। तुम्हारे अंदर ना तो दिमाग है और ना ही तुम्हें कोई मैनर्स, और बिना दिमाग और मैनर्स वाले लोग कबीर मल्होत्रा की जिंदगी का हिस्सा नहीं बन सकते। इधर आराध्या का भी गुस्से से दिमाग खराब हो रहा था। खुद को देखकर उसे इतना तो समझ में आ गया था कि कबीर ने कल रात उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। लेकिन जिस तरह से कबीर ने उससे कहा था कि वो बैग पैक करके अपने मम्मी पापा के घर चली जाए, ये बात सुनकर उसे बहुत दुख हुआ था। वो कहती है, कबीर मल्होत्रा, मैं वो बेचारी अबला नारी नहीं हूँ जो पति की उल्टी सीधी बातों को बर्दाश्त करती रहे। मैं आज की पढ़ी लिखी लड़की हूँ और सेल्फ डिपेंड भी हूँ। इसलिए तुम मुझे अपने घर से क्या निकालोगे? मैं खुद ही तुम्हारा घर छोड़कर जा रही हूँ। और रही बात मेरी फीलिंग्स की, जो मेरे मन में तुम्हारे प्रति आ रही हैं, तो उन फीलिंग्स को मैं समंदर में डुबोकर खत्म कर दूंगी, लेकिन तुम्हारे सामने जाहिर भी नहीं होने दूंगी कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ कुछ होने लगा है। वो जल्दी से उठती है और अपने सारे कपड़े पैक करके अपने मम्मी पापा के पास चली जाती है। नीना जी उस समय अपने कमरे में थी, इसलिए वो जान ही नहीं पाती कि आराध्या कब मल्होत्रा हाउस से चली गई। थोड़ी देर बाद जब वो आराध्या के कमरे में जाती हैं, तो आराध्या को ना देखकर वो उसे कॉल करती हैं और पूछती हैं, बेटा तुम कहाँ हो? आराध्या उन्हें बताती है कि वो अपने मम्मी पापा के घर आ गई है। नैना जी को यह बात सुनकर थोड़ा दुख होता है कि आराध्या ने उनसे बिना पूछे अपने मम्मी पापा के घर चली गई। पर अगले ही पल यह सोचकर कि शायद कोई इमरजेंसी हो, इसलिए आराध्या वहां गई है, इसलिए वो बहुत प्यार से पूछती हैं, बेटा क्या हुआ? वहां सब ठीक है? आराध्या भी गुस्से में थी, इसलिए वो नीना जी से कहती है, नहीं मम्मी जी, आपके बेटे ने मुझसे कहा है कि बैग पैक करके मैं अपने मम्मी पापा के घर चली जाऊं, इसीलिए मैं यहाँ आ गई। और अब आप अपने बेटे से कह दीजिए कि वो मेरी तरफ से आज़ाद है। आराध्या की बात सुनकर नीना जी को बहुत बुरा लगता है। वो तुरंत कबीर को कॉल लगाती हैं और कबीर से सारी बात जानने की कोशिश करती हैं। तो कबीर उनसे बस इतना कहता है कि मम्मी, आप बिल्कुल भी चिंता ना करो। उस सरफिरी लड़की को कैसे हैंडल करना है, ये मुझे अच्छी तरह से मालूम है। इतना कहते हुए वो फोन कट कर देता है। नीना जी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो अशोक जी को कॉल करके सारी बात बताती हैं और कहती हैं, इन दोनों की लाइफ में जरूर कुछ ऐसा है जो हम लोग नहीं जानते हैं। शादी के पहले कबीर इतना खुश था, लेकिन जब उसने आराध्या का चेहरा मंडप में देखा, तो उसके चेहरे पर उदासी ऐसे छा गई मानो आराध्या उसका प्यार नहीं, उसकी सबसे बड़ी दुश्मन हो। अशोक जी नीना को तसल्ली देते हुए कहते हैं, तुम चिंता मत करो, मैं सारी बातें बहुत जल्दी पता कर लूंगा। उधर आराध्या अपनी मम्मी डैडी को सारी बातें बता देती है और कहती है, मॉम, ये सारी बातें मुझे पहले ही आप लोगों को बता देनी चाहिए थी, पर मुझे लगा था कि आप लोग मेरी बात सुनकर दुखी होंगे। पर अब मुझे लग रहा है कि ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती है। कबीर मल्होत्रा के साथ मैं पूरी जिंदगी नहीं बिता सकती।
इसलिए अब मैं उसके घर वापस नहीं जाऊंगी। प्लीज आप लोग भी मुझे उसके घर वापस जाने के लिए मत कहना। सारी सच्चाई जानकर आराध्या के मम्मी पापा उसे डांटते हुए कह रहे थे, तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि बिना सोचे समझे तुम अपनी लाइफ का डिसीजन ले लेती हो। कबीर को देखे बिना तुमने उससे शादी करने का जो डिसीजन जल्दबाजी में लिया था, उसी गलती की सजा तुम अब भुगत रही हो। और अब बिना सोचे समझे कबीर की बात का बुरा मानकर जो तुम यहाँ आ गई हो और उससे अलग होने का फैसला ले रही हो, तो ये डिसीजन भी तुम्हारा उतना ही गलत है। और देखना, एक ना एक दिन तुम्हें अपने इस फैसले पर बहुत पछतावा होगा। मॉम प्लीज, अब मैं बच्ची नहीं हूँ, इसलिए प्लीज आप लोग मुझे बच्चों की तरह समझाना बंद करो। आराध्या के मम्मी पापा उससे नाराज होकर चले जाते हैं। आज उसका कोर्ट में एक डिवोर्स केस था, इसलिए वो जल्दी से तैयार होकर कोर्ट चली जाती है, जहां उसका सामना कबीर से होता है। कबीर को देखते ही उसका दिमाग खराब हो जाता है। वो अपने मन में बड़बड़ाती हुई कहती है, काश मेरे पास इतना पैसा होता कि मैं अपने लिए एक अलग कोर्ट बनवा लेती, जहां पर इस कबीर मल्होत्रा का आना जाना ही मैं बैन करवा देती। वो अभी ये सोच ही रही थी कि तभी अनामिका कबीर के पास आती है और कबीर के कान में धीरे से कुछ कहती है। कबीर हल्का सा मुस्कुराते हुए आंखों ही आंखों में उसे कुछ इशारा करता है और अनामिका के साथ चला जाता है। कबीर और अनामिका को इस तरह बात करते हुए देखकर उसे बहुत जलन होती है, लेकिन फिर भी वो अपने दिल को समझाते हुए कहती है, ये खड़ूस चश्मिश चाहे किसी का भी दीवाना बन जाए, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और फिर वो जानबूझकर हल्का सा मुस्कुराती है और कहती है, आराध्या अपने काम पर फोकस करो और कबीर मल्होत्रा को हस्बैंड नहीं, सिर्फ एक्स हस्बैंड की तरह ट्रीट करो, जिससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। दिन जैसे जैसे बीत रहे थे, आराध्या को कबीर की याद आ रही थी। वो अपने दिल को लाख समझाने की कोशिश करती, लेकिन उसका बेचारा दिल बार बार कबीर की बातों को ही याद करता। इधर कबीर का भी यही हाल था। पूरा दिन तो वो कोर्ट में या लॉ फर्म में बिजी रहता, लेकिन जब रात को वो अपने कमरे में आता तो वो आराध्या को बहुत मिस करता। वो अपने आप से कहता है, आराध्या मैं अपने दिल को इतना सख्त बना लूंगा कि इसमें तुम्हारी यादों के लिए कोई भी जगह नहीं होगी, और मेरा दिल अगर तुम्हारे नाम पर धड़केगा भी तो भी मैं अपने दिल को ही नहीं सुनूंगा। इस तरह से वो दोनों एक दूसरे को बहुत मिस भी कर रहे थे, लेकिन अपने अपने ईगो की वजह से वो दोनों एक दूसरे को कॉल नहीं करते हैं। दिन धीरे धीरे बीत रहे थे और देखते ही देखते 20 दिन बीत गए थे। आराध्या और कबीर कोर्ट में अक्सर एक दूसरे के आमने सामने आ जाते थे, पर वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते थे। मिस्टर रमेश गुप्ता के केस की आज फाइनल हियरिंग थी। कबीर आज बहुत खुश था, क्योंकि उसके पास मिस्टर रमेश गुप्ता के केस के बहुत से ऐसे सबूत थे जिन्हें दिखाकर वो रमेश गुप्ता को अदालत में निर्दोष साबित कर सकता था। वो कोर्ट जाने के लिए घर से निकलता है और फिर सीधा अनामिका के घर पहुंचता है। अनामिका को लेकर वो कोर्ट जाने के लिए निकल पड़ता है। वो अनामिका को अपनी गाड़ी से कोर्ट इसलिए ले जाना चाहता था क्योंकि अनामिका की गवाही केस को मजबूत बना रही थी, और यह बात वो गुनहगार जानते थे। अनामिका के ऊपर उन लोगों ने 2 बार पहले ही अटैक करवाया था, लेकिन भाग्य से अनामिका बच गई थी। कबीर ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि आज फाइनल हियरिंग वाले दिन कुछ ऐसा हो जाए जिससे केस पलट जाए। उसने अपनी और अनामिका की सिक्योरिटी बहुत हाई कर दी थी। कबीर के कुछ बॉडीगार्ड उसकी गाड़ी के आगे गाड़ी लेकर चल रहे थे, तो कुछ कबीर की गाड़ी के पीछे थे। पर शायद कबीर यह नहीं जानता था कि उसके दुश्मनों ने उसे खत्म करने के लिए एक अलग ही प्लान बनाया है।
वो कोर्ट पहुंचने ही वाला था कि तभी सामने से आती एक हाई स्पीड गाड़ी ने पहले कबीर के बॉडीगार्ड की गाड़ी को उड़ाया और फिर कबीर की गाड़ी को। एक्सीडेंट इतना भयानक था कि कबीर की गाड़ी का जो ड्राइवर था वो बच नहीं सका। एक्सीडेंट की वजह से सड़क पर लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। अनामिका और कबीर का भी बहुत बुरा हाल था। दोनों के सर से ब्लड निकल रहा था। अनामिका बेहोश हो गई थी और कबीर की आंखें आधी खुली तो आधी बंद हो रही थी। इत्तेफाक से आराध्या उसी रास्ते पर थी जहां कबीर का एक्सीडेंट हुआ था। वो कबीर की बॉडीगार्ड को पहचान जाती है। उसे कुछ गलत होने का अंदेशा भी होता है, इसलिए वो भागकर वहां पहुंचती है। वो जैसे ही कबीर की गाड़ी के पास पहुंचती है तो कबीर की हालत को देखकर उसका दिल कांप जाता है। वो कबीर का नाम पुकारते हुए कबीर के पास जाती है और कहती है, कबीर, आंखें खोलो, तुम्हारी ऐसी हालत मैं नहीं देख सकती। भगवान के लिए प्लीज उठो। देखो, मुझे बहुत डर लग रहा है और तुम जानते हो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकती। इतना कहते हुए वो कबीर को उठाने की कोशिश करने लगती है। तभी वहां एम्बुलेंस आ जाती है और कबीर और अनामिका को एम्बुलेंस में लिटाया जाता है। अनामिका तो पहले से ही बेहोश थी और अब कबीर की भी आंखें बंद हो रही थीं। आराध्या कबीर के गाल को थपथपाते हुए उसका नाम पुकारती है तो कबीर हल्की सी आंखें खोलता है और अपनी सांसों की डोर को संभालते हुए बहुत धीमी आवाज में कहता है, आराध्या, मिस्टर गुप्ता। आराध्या को लगता है कि कबीर उसे कुछ बताना चाहता है, इसलिए वो कबीर का हाथ पकड़कर कहती है, कबीर, कुछ मत बोलो, पहले तुम ठीक हो जाओ फिर केस लड़ लेना। कबीर अटकते हुए कहता है, मिस्टर गुप्ता का केस तुम। वो इतना ही बोल पाया था कि तभी उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। आराध्या रोते हुए कहती है, कबीर, तुम मुझे ऐसे छोड़कर तो नहीं जा सकते। तुम सिर्फ कबीर नहीं, मेरे रोहन भी हो और रोहन अपनी मुस्कान को छोड़कर कभी ऐसे नहीं जा सकता। तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। आराध्या खूब रोने लगती है और भगवान से प्रार्थना करती हुई कहती है, प्लीज भगवान जी, मेरे कबीर को कुछ मत होने देना। थोड़ी देर में हॉस्पिटल आ जाता है और डॉक्टर अनामिका और कबीर का ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ी आराध्या अपने दोनों हाथों को जोड़कर भगवान से कबीर और अनामिका के ठीक होने की प्रार्थना कर रही थी। वो कबीर के बॉडीगार्ड से पूछती है कि आखिर ये एक्सीडेंट हुआ कैसे। तब कबीर के बॉडीगार्ड बताते हैं कि सर को काफी दिनों से धमकियां मिल रही थीं, या तो वो इस केस को छोड़ दें या फिर उनके फेवर में ये केस लड़ने लगें, और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन कबीर सर ने उन लोगों की धमकियों के आगे सर नहीं झुकाया और आज सुबह जब वो कोर्ट पहुंचने ही वाले थे कि उनका एक्सीडेंट हो गया। एक बॉडीगार्ड आराध्या को बताता है कि मैडम, मैं 100% श्योर हूँ कि कबीर सर का एक्सीडेंट जानबूझकर करवाया गया है और यह उन्हीं लोगों ने करवाया है जिन्होंने मिस्टर रमेश गुप्ता को फंसाया है। सारी बातें जानकर आराध्या का खून खौलने लगता है। वो अपने मन में कहती है, कबीर, इतना सब कुछ तुम्हारी लाइफ में इतने दिनों से चल रहा था और मैं समझ ही नहीं पाई। धमकियां मिलने के बावजूद भी तुमने अपना कदम पीछे नहीं किया, क्योंकि तुम एक निर्दोष को सजा होते हुए नहीं देख सकते थे। तुम उन लोगों के सामने नहीं झुके तो उन्होंने तुम्हारा एक्सीडेंट करवा दिया। उन लोगों को लग रहा होगा कि वो ये केस जीत गए हैं, तो ऐसा सोचना भी उनकी सबसे बड़ी नादानी है, क्योंकि मैं अब तुम्हें किसी भी हाल में झुकने नहीं दूंगी। उन लोगों ने सोचा होगा कि तुम्हारा एक्सीडेंट करवाकर जब आज तुम सही टाइम पर कोर्ट नहीं पहुंचोगे तो बहुत आसानी से वो लोग मिस्टर गुप्ता को मुजरिम साबित कर देंगे। पर मैं अब ऐसा नहीं होने दूंगी। तुमने इंसाफ के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की, तो अब इंसाफ जरूर होगा।
थोड़ी ही देर में आराध्या के मम्मी पापा और अशोक नीना जी भी हॉस्पिटल आ जाते हैं। केस की सुनवाई 12 बजे होनी थी और अभी 10 बज रहे थे। डॉक्टर कबीर का ऑपरेशन कर रहे थे और करीब 1 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद जब डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं और कहते हैं कि ऑपरेशन तो मैंने कर दिया है और ब्लीडिंग भी रोक दी है, बट 24 घंटे मिस्टर कबीर के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं। आप लोग भगवान से प्रार्थना करिए कि वो बहुत जल्द उन्हें होश आ जाए। अनामिका के सर में भी बहुत चोट लगी थी, पर अब वो खतरे से बाहर थी। आराध्या आईसीयू में कबीर को देखने जाती है और उसके सर पर पट्टी को देखकर उसके आंसू निकलने लगते हैं। वो अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, कबीर, जानती तो थी कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स है, पर कभी भी तुम्हारे सामने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया। पर आज मैं तुमसे कह रही हूँ, ये दिल सिर्फ तुम्हारा दीवाना है। तुम बेदर्दी ही सही, पर मेरा वो इश्क हो जो मुझे बहुत सुकून देता है। आज पहली बार महसूस कर रही हूँ कि तुम मेरी लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन हो। यार, तुम्हारे बिना जीना भी कोई जीना होगा। इसलिए प्लीज मेरी सारी खताएं भुला दो और एक बार, बस एक बार आंखें खोलकर मुझे देख लो। इतना कहते हुए वो बहुत धीरे से कबीर के सीने पर अपना हाथ रखती है और कहती है, कबीर, मैं जा रही हूँ तुम्हारी अधूरी लड़ाई को पूरा करने के लिए और उन गुनहगारों को सजा दिलाने के लिए जिन्होंने तुम्हारी ऐसी हालत की है। वो आईसीयू से बाहर आती है और अशोक जी को कबीर के एक्सीडेंट की सारी बात बताती है। अशोक जी पुलिस ऑफिसर थे। उन्हें तो पहले ही पता चल गया था कि उनके बेटे का जानबूझकर एक्सीडेंट करवाया गया है। इसलिए उन्होंने अपनी पूरी टीम गुनहगारों को ढूंढने में लगा दी थी। आराध्या अशोक जी से कहती है, मैं कोर्ट जा रही हूँ क्योंकि कबीर की अधूरी लड़ाई को अब उसे ही पूरा करना है। नीना जी उसके सर पर हाथ रखती हैं और उसे आशीर्वाद देती हैं। थोड़ी देर में आराध्या कोर्ट पहुंच गई थी। मिस्टर गुप्ता को फंसाने वाले सारे गुनहगारों को यही लग रहा था कि कबीर के एक्सीडेंट के बाद अब किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं होगी कि कोई भी मिस्टर रमेश गुप्ता का केस लड़ेगा और ऐसी सूरत में उनका जीतना तो तय है। यही सोचकर वो सब बहुत खुश थे। लेकिन जब आराध्या कोर्ट पहुंचती है और जज साहब से कबीर के एक्सीडेंट की बात बताते हुए कहती है, माय लॉर्ड, इस केस की पैरवी कर रहे एडवोकेट कबीर मल्होत्रा का आज सुबह एक्सीडेंट हो गया है। उनकी हालत ऐसी है कि वो आज अदालत में उपस्थित नहीं हो सकते। कोर्ट रूम में हल्की सी सरगोशी फैल गई। आराध्या ने सांस लेकर अपनी बात आगे रखी, माय लॉर्ड, अब मिस्टर रमेश गुप्ता का यह केस मुझे संभालना है, लेकिन क्योंकि मैं इस मुकदमे में आज ही शामिल हुई हूँ, इसलिए सच्चाई तक पहुँचने के लिए मुझे दस्तावेजों और सबूतों को ठीक से समझने के लिए 48 घंटे का समय चाहिए। मैं अदालत से बस इतना ही निवेदन करती हूँ कि प्लीज़ मुझे 48 घंटे का समय दिया जाए। आराध्या के इतना कहते ही विपक्षी वकील अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर सख्ती थी। वो बोला, माय लॉर्ड, मैं इस मांग का विरोध करता हूँ। इस केस को और आगे खींचने का अब कोई औचित्य नहीं है। मेरी ओर से सारे सबूत पहले ही अदालत में पेश किए जा चुके हैं। वो जरा रुक कर बोला, सिर्फ वकील के बदल जाने से केस को टालना न्याय के साथ अन्याय होगा। कोर्ट रूम में फिर से खामोशी छा गई। हर किसी की निगाहें अब जज साहब के चेहरे पर टिकी थीं। जज साहब कुछ पल तक फाइल के पन्ने पलटते रहे, फिर उन्होंने नजर उठाकर आराध्या की ओर देखा और गंभीर स्वर में बोले, अदालत परिस्थितियों को समझती है। आराध्या की धड़कनें तेज हो गईं कि पता नहीं जज साहब क्या डिसीजन लेंगे। लेकिन जज साहब आगे कहते हैं, चूंकि केस की पैरवी कर रहे वकील के साथ ये घटना हुई है, इसलिए अदालत आपको अंतिम अवसर देते हुए 48 घंटे का समय प्रदान करती है।
कोर्ट रूम में हलचल हुई, लेकिन जज साहब की आवाज फिर सख्त हो गई और वो आराध्या की तरफ देखते हुए बोले, यदि 48 घंटे के भीतर आप अपने पक्ष के सबूत अदालत के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाई, तो अदालत को उपलब्ध रिकॉर्ड और पहले से पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर अपना फैसला सुनाना पड़ेगा। आराध्या ने सिर झुकाकर कहा, थैंक यू माय लॉर्ड। जज साहब ने हथौड़ी हल्के से बजाई और बोले, अदालत की कार्यवाही 48 घंटे के लिए स्थगित की जाती है। आराध्या बहुत खुश होती है और वो वहां से सीधा हॉस्पिटल पहुंचती है। कबीर को अभी भी होश नहीं आया था। वो अशोक जी को कोर्ट में हुई सारी बातें बताती है। इधर अशोक जी के हाथ कुछ ऐसे सबूत लग गए थे जिससे प्रूफ किया जा सकता था कि कबीर के एक्सीडेंट में शहर के एक बहुत फेमस नेता का हाथ है। वो ये बात आराध्या को बताते हैं। आराध्या अच्छी तरह से जानती थी कि उसके पास समय बहुत कम है। जिन लोगों के खिलाफ वो लड़ाई लड़ रही है, वो लोग शहर के जाने माने प्रतिष्ठित लोगों में से एक हैं। वो ये भी जानती थी कि उसकी एक गलती रमेश गुप्ता को हमेशा हमेशा के लिए जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा सकती है। इसलिए वो पहले तो मिस्टर रमेश गुप्ता की पूरी फाइल पढ़ती है, कबीर के केबिन में जाकर वहाँ सबूत के बारे में पता करती है, तो उसे वहाँ कोई भी सबूत नहीं मिलता। कबीर को होश तो आ गया था, लेकिन वीकनेस की वजह से वो ठीक से बोल नहीं पा रहा था। और फिर वो केस की बात करके उसे और परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो अपने दम पर ही सबूत इकट्ठा कर रही थी। कबीर को होश में देखकर उसके अंदर एक नई ताकत आ गई थी। और फिर पूरी रात केस स्टडी करने के बाद उसके हाथों में कुछ ऐसे पॉइंट्स लगते हैं जिनके आधार पर वो सबूत को इकट्ठा करने लगती है। वो जानती थी कि इस समय वो लोग उसे भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए उसने अपना पूरा हुलिया बदल दिया था। और फिर 48 घंटे के बाद जिस दिन उसे कोर्ट जाना था, उस दिन वो गाड़ी से न जाकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से एक गरीब लड़की बनकर कोर्ट में पहुंचती है। उसने अपना हुलिया कुछ इस तरह से बनाया था कि एक बार के लिए जज साहब भी उसे पहचान नहीं पाए। 5 मिनट का कहकर वो वॉशरूम जाती है और फिर वहां से यूनिफॉर्म पहनकर जज साहब के सामने आती है और कहती है, जज साहब माफी चाहती हूँ, मैंने कोर्ट का कीमती समय बर्बाद किया। वो जज साहब को होलिया बदल कर आने का पूरा कारण भी बताती है और फिर एक के बाद एक जज साहब के सामने रमेश गुप्ता की बेगुनाही के सारे सबूत पेश करती है। सारे सबूत को देखने के बाद जज साहब कहते हैं, मोबाइल लोकेशन रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज, मेडिकल साक्ष्य और गवाह के बदले हुए बयान, ये सभी एक ही दिशा में संकेत करते हैं कि मिस्टर रमेश गुप्ता बेगुनाह हैं। अतः अदालत मिस्टर रमेश गुप्ता को सभी आरोपों से बाइज्जत बरी करती है। हथौड़े की आवाज गूंजती है। रमेश गुप्ता की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। वो आराध्या की ओर देखते हैं। उस नज़र में आभार, राहत और टूटे हुए भरोसे की पूरी कहानी थी। जज साहब ने आखिरी बात कही, न्यायालय यह भी निर्देश देता है कि इस मामले में छोटे साक्ष्य प्रस्तुत करने की जांच की जाए। आराध्या ने सिर झुकाकर कहा, थैंक यू माय लॉर्ड। कोर्ट के बाहर खड़े पत्रकार मिस्टर रमेश गुप्ता के केस की पल पल की अपडेट दे रहे थे और आराध्या मुखर्जी की तारीफ करते हुए कह रहे थे कि आराध्या मुखर्जी ने साबित कर दिया कि वो न केवल एक बहुत अच्छी वकील हैं, बल्कि एक आदर्श पत्नी भी हैं, जिन्होंने अपने पति के गुनहगारों को भी जेल की सलाखों के पीछे करवा दिया। कबीर टीवी पर सारी न्यूज़ देख रहा था। वो मन ही मन आराध्या पर बहुत प्राउड फील कर रहा था। वो अपने मन में कहता है कि आराध्या, आज तुमने साबित कर दिया कि मैं गलत कहता था कि तुम कभी अच्छी लॉयर नहीं बन सकती। मिस्टर रमेश गुप्ता को जब आराध्या बताती है कि अनामिका हॉस्पिटल में है, तो वो आराध्या के साथ हॉस्पिटल पहुंचते हैं। अनामिका जब अपने पापा को हॉस्पिटल में देखती है,
तो बहुत खुश हो जाती है। उसके पापा उसे अपने गले से लगा लेते हैं और कहते हैं, बेटा, आज मैं तुम्हारे पास हूँ तो सिर्फ आराध्या मुखर्जी की वजह से। अनामिका आराध्या को धन्यवाद कहती है और कहती है कि मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। वो लोग कबीर से मिलने के लिए उसके रूम में भी जाते हैं। कबीर मिस्टर गुप्ता को अपने सामने देखकर बहुत खुश हो जाता है। मिस्टर गुप्ता कबीर को सारी बात बताते हैं तो कबीर आराध्या को चिढ़ाने के लिए हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है, मिस्टर गुप्ता, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आराध्या मुखर्जी ने आपको बाइज्जत बरी करवाया है, लेकिन फिर भी आपकी बातों पर मैं यकीन करता हूँ। कबीर की बात सुनकर आराध्या थोड़ा चिढ़ते हुए कहती है, वकील साहब, आपको मेरे टैलेंट पर शक है। कबीर कुछ नहीं बोलता है तो आराध्या मुंह बनाते हुए नीना जी से कहती है, मम्मी, देखा आपने, इन्हें मेरे टैलेंट पर अभी भी शक हो रहा है। ऐसे ही ये लॉ फॉर्म में हर समय मेरे ऊपर शक करते रहते थे और मुझ पर टॉन्ट मारते रहते थे कि मैं लाइफ में एक अच्छी लॉयर नहीं बन सकती। और कोई हस्बैंड होता तो अब तक अपनी बीवी को गले लगाकर उसे शाबाशी दे रहा होता और उसकी तारीफों के कसीदे पढ़ रहा होता। पर ये मेरे हस्बैंड हैं कि मुझे तारीफों के बजाय टॉन्ट मार रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रही थी कि अब मैं इनके साथ नहीं रहूंगी। आराध्या की मम्मी मुस्कुराते हुए कहती हैं, कल तो कबीर का हाथ पकड़कर रो रही थी, तभी नीना जी कहती हैं और वादा भी कर रही थी कि आज के बाद मैं कभी भी तुमसे लड़ाई नहीं करूंगी। अशोक जी मुस्कुराते हुए कहते हैं और यह भी कह रही थी कि कबीर, मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकती। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मिसेस आराध्या कबीर मल्होत्रा की कौन सी बात सच थी, डिवोर्स लेने की या फिर कबीर के बिना जिंदा न रहने की। सब लोग हंसने लगते हैं और आराध्या मुंह बनाते हुए कहती है, अब आप लोग अपने अपने घर जाओ, ठंडी का मौसम है इसलिए घर जाकर थोड़ा आराम करो। तभी वहां नायरा आ जाती है और मुस्कुराते हुए कहती है, आराध्या, तुम भी कोर्ट और हॉस्पिटल के चक्कर लगाते लगाते बहुत थक गई हो, इसलिए जाओ जाकर आराम करो, मैं कबीर के साथ हूँ। आराध्या नायरा के पैर पर धीरे से अपना पैर रखती है और कहती है, तुम्हारे हवाले तो मैं अपने हस्बैंड को कतई नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि इश्क इश्क करके पता नहीं कब तुम मेरे पति को अपने इश्क के जाल में फंसा लो। कोई भरोसा नहीं है तुम्हारा। नायरा अपना पैर पकड़ते हुए कहती है, तो क्या हुआ मेरी जान, कबीर मल्होत्रा की एक घरवाली और एक बाहर वाली होगी तो वो शहर में और भी फेमस हो जाएंगे। वो नायरा का हाथ पकड़कर कमरे से बाहर ले आती है और कहती है, यार, ये सीनियर सिटीजन क्या कम है जो तू भी मेरी लव स्टोरी में हड्डी में कबाब बनकर आ गई है। नायरा हंसते हुए कहती है, ओके डियर, अब मैं देखो कैसे ये सारे सीनियर सिटीजन को घर ले जाती हूँ और तेरी रोमांटिक नाइट को सक्सेसफुल बनाती हूँ। थोड़ी देर में नायरा और सभी लोग घर आ जाते हैं और जब आराध्या कबीर के पास जाती है तो कबीर आराध्या को देखकर नजरें फेर लेता है। आराध्या गुस्से से उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए कहती है, अब ज़्यादा मुझे नक्शेबाजी मत दिखाओ। प्यार करते हो तो मुझे सीधा सीधा आई लव यू बोल दो, मैं तुम्हारी सारी गलतियां माफ कर दूंगी। वकील साहिबा, आई लव यू तो उन्हें बोला जाता है जिससे प्यार होता है। हाँ तो तुम भी तो मुझसे प्यार करते हो। किसने कहा? तुम्हारे लैपटॉप पर मैं अपनी बहुत सारी तस्वीरों को देख चुकी हूँ। उन तस्वीरों को देखकर इतना तो मैं समझ गई हूँ कि कबीर मल्होत्रा मेरा दीवाना है और मुझसे आई लव यू भी बोलना चाहता है, लेकिन ईगो के कारण वो कुछ कह नहीं पा रहा है। हाँ तो वकील साहिबा, ये जरूरी तो नहीं कि अगर मेरे लैपटॉप में आपकी फोटो है तो मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हो सकता है वो फोटो मैंने इसलिए सेव करके रखी है क्योंकि तुमसे मैं नफरत। वो अभी इतना ही बोला था कि आराध्या उसके होठों पर झुक जाती है और फिर उसकी सांसें चुराने लगती है।
कुछ देर तक उसे अपने प्यार का एहसास कराती है और जैसे ही उसे लगता है कि नर्स कमरे में आ रही है, तो वो कबीर से दूर होते हुए धीरे से कहती है, अगर अब की बोला ना कि तुम मुझसे नफरत करते हो, तो इससे भी कहीं ज्यादा मैं विकराल रूप तुम्हें दिखाऊंगी, जिसे देखकर फिर कभी नहीं बोलोगे कि तुम मुझसे नफरत करते हो। कबीर उसके इस बदले हुए रूप को देखकर मन ही मन कह रहा था, सच में भगवान जी, ये जो एंटिक पीस तुमने मुझे दिया है, इसके लिए थैंक यू सो मच। अब कभी मुझे इससे जुदा मत करना, क्योंकि ये मेरे ओठों की मुस्कान है। और हाँ, इस एंटिक पीस को बनाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नर्स कबीर को इंजेक्शन लगाती है और जैसे ही वहां से जाने वाली होती है, तो कबीर मुंह बनाते हुए कहता है, सिस्टर प्लीज, आप कमरे में ही रहो, क्योंकि मुझे यहाँ खतरा है। नर्स चौंकते हुए कहती है, खतरा? कैसा खतरा? सिस्टर, आप जाइए, मेरे रहते इन्हें कुछ नहीं होगा। सिस्टर वहां से चली जाती है और आराध्या कबीर को घूरते हुए कहती है, तुम्हें अब किससे खतरा है? क्योंकि जिससे तुम्हें खतरा था, उन्हें तो मैं सलाखों के पीछे करके आई हूँ। कबीर बेचारा सा मुंह बनाते हुए कहता है, तुमसे मेरी जवानी को बहुत खतरा है, पता नहीं कब मुझ पर टूट पड़ो। आराध्या गुस्से से उसे देखते हुए कहती है, तो ठीक है, तुम्हें मुझसे खतरा है, तो अब मैं जा रही हूँ और अब कभी नहीं आऊंगी। ये कहते हुए जैसे ही वो आगे बढ़ती है, तो कबीर उसका हाथ पकड़ लेता है और मदहोश होकर कहता है, आई लव यू स्वीट हार्ट। आराध्या मुंह बनाते हुए कहती है, स्वीट हार्ट नहीं, आराध्या बोलो। कबीर मुस्कुराते हुए कहता है, आई लव यू आराध्या। आराध्या खुश होकर उसके गले लग जाती है और फिर वो दोनों घंटों एक दूसरे का हाथ पकड़े प्यार भरी बातें करते रहते हैं। धीरे धीरे 15 दिन बीत गए थे और अब कबीर की तबीयत पूरी तरह से ठीक हो गई थी। वो डिस्चार्ज होकर घर भी आ गया था। आराध्या 15 दिन से कोर्ट नहीं जा रही थी और वो दिन रात कबीर के साथ प्यार भरी बातें कर रही थी। और फिर एक शाम कबीर अपने पूरे कमरे को लिली, आर्किड और मोगरे के फूलों से डेकोरेट करता है और जब आराध्या का हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले आता है, तो लिली और मोगरे के फूलों को देखकर वो मुस्कुराते हुए कहती है, कबीर, आज यही फूल मेरे मन को बहुत आनंदित कर रहे हैं। कबीर अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और फिर गुलाब के फूलों का बुके उसे देते हुए कहता है, मेरी जान, जिंदगी में अगर कबीर मल्होत्रा ने किसी से प्यार किया है, तो वो सिर्फ तुम हो। ये दिल धड़का है तो सिर्फ तुम्हारे लिए। आराध्या फूलों को ले लेती है और कबीर के सीने से लग जाती है। कबीर उसे अपनी बाहों में भरकर उसके माथे पर एक प्यार भरा स्पर्श करता है और कहता है, मोहब्बत हम दोनों के दिलों में थी, लेकिन हम दोनों अपनी नफरतों में इस मोहब्बत को भूल बैठे थे। लेकिन आज हम दोनों एक दूसरे से वादा करेंगे कि हम पूरी जिंदगी एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करेंगे और अपने इश्क को बेदर्दी नहीं बनने देंगे। वो आराध्या से कुछ देर तक प्यार भरी बातें करता है और फिर आराध्या की शॉर्ट ड्रेस निकाल कर ले आता है और उसे छेड़ते हुए कहता है, अब तुम ये सारी ड्रेस वन बाय वन हर रात मुझे पहन कर दिखाओगी। क्यों, तुम्हें तो ये ड्रेस अच्छी नहीं लगती थी? वो गहरी सांस लेते हुए कहता है, जाने मन अच्छी तो नहीं लगती थी, लेकिन उस दिन जब मैंने ड्रेस में तुम्हें देखा था, तो कसम से सब कुछ भूल गया था और याद रह गया था तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी नाजुक खूबसूरती, जो मुझे दीवाना कर रही थी। इतना कहते हुए वो एक बहुत शॉर्ट ड्रेस उसे देता है और कहता है, अब जल्दी से इसे पहन लो। कबीर, ये बहुत छोटी है। अच्छा मैडम जी, अब तुम्हें ये छोटी लग रही है और जब खरीदा था तब नहीं। आराध्या मुंह बनाते हुए उस ड्रेस को पहन कर आती है, तो कबीर अपनी पलकें झुकाना भूल जाता है। कुछ देर तक वो दीवानों के जैसे उसे देखता रहता है और फिर जब उसका दिल बेचैन होने लगता है, तो वो उसे अपनी बाहों में ले लेता है और उसकी धड़कनों से खेलते हुए उसके बहुत पास आ जाता है।
कबीर की बेबाक हरकतों को देखकर आराध्या शर्माने लगती है, तो वो उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में लेकर बड़े प्यार से कहता है, मेरी जान, अभी तो मोहब्बत का सफर शुरू हुआ है और इस सफर में कई उतार चढ़ाव भी आएंगे जो मीठे मीठे दर्द से भरे होंगे। इसलिए मेरी जान, बस इस सफर को एंजॉय करो। रात धीरे धीरे ढल रही थी और आराध्या का दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। वो अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहती है, कबीर, मुझे बहुत डर लग रहा है कि कहीं मुझे अटैक। वो इतना ही बोली थी कि कबीर उसके मुंह को अपने होठों से बंद कर देता है। और जब उसे एहसास होता है कि आराध्या अपनी सांसों को संभाल नहीं पा रही है, तो आराध्या को रिलैक्स करते हुए उसे अपनी मोहब्बत का एहसास कराने लगता है। कुछ ही देर में वो आराध्या को कुछ इस तरह से समेटता है कि उसे एक मीठा सा दर्द महसूस होने लगता है। और यह दर्द ऐसा होता है जो उन दोनों के चेहरे पर सुकून ले आता है। सूरज की किरणें पर्दों से छनकर पूरे कमरे को रोशन कर रही थीं और वो दोनों एक दूसरे की बाहों में सुकून भरी नींद ले रहे थे। सुबह के 9 बज गए थे और जब कबीर के फोन पर कॉल आनी शुरू हुई, तो कबीर फोन उठाते हुए कहता है, सुमित, 15 दिन के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ और मेरे जितने भी केस हैं उनकी डेट या तो पोस्टपोन करा दो या फिर जूनियर वकील को हैंड ओवर कर दो। और हाँ, अब बार बार फोन करके मुझे डिस्टर्ब मत करना। इतना कहते हुए वो फोन स्विच ऑफ कर देता है। आराध्या उसे हैरानी भरी नजरों से देखते हुए कहती है, कबीर मल्होत्रा, आप अपने केस को पोस्टपोन करवा रहे हैं। आई कांट बिलीव दिस। जाने मन विश्वास नहीं हो रहा है तो विश्वास कर लो। अगले 15 दिन कबीर मल्होत्रा सिर्फ और सिर्फ अपनी खूबसूरत बीवी के साथ प्यार करेगा। इसके अलावा नो केस, नो कोर्ट, नो लड़ाई झगड़ा। इसका मतलब 15 दिन हम लोग हनीमून के लिए जा रहे हैं। यस माय डियर, हाउ स्वीट कबीर, तुम कितने रोमांटिक हो। मुझे तो लगता था तुम्हें रोमांस करना ही नहीं आता। हाँ डियर, तुम्हें सही लगता था। और सच कहूँ तो मुझे रोमांस करना नहीं आता। इसलिए अब मैं तुम्हें रोमांस करके दिखाऊंगा। फिर तुम मुझे बताना कि मुझे आता है या नहीं। आराध्या कुछ कहती इससे पहले ही कबीर एक बार फिर उस पर अपनी शिद्दत वाली मोहब्बत से उसे सराबोर कर देता है। आराध्या कबीर 15 दिन के लिए हनीमून के लिए गोवा चले जाते हैं, जहां वो अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हों को जीते हैं। 15 दिन के बाद घर वापस आते हैं, तो आराध्या एक बार फिर कबीर की लॉ फर्म ज्वाइन कर लेती है। और इस तरह से कबीर और आराध्या की ये प्यारी सी लव रोमांटिक स्टोरी, जो नफरत से शुरू हुई थी, वो बेनतहा प्यार में बदल जाती है और मोहब्बत की खूबसूरत सफर से होकर गुजरती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि कहानी का यह लास्ट पार्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, बहुत जल्द एक नई लव स्टोरी में हम दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए सोमी लव स्टोरी से कनेक्ट रहना और अपना प्यार और सहयोग ऐसे ही बनाए रखना।